हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं रामचंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। अपन बात कर रहे थे आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है दिसंबर 2024 में। तो उसकी कुछ शिफ्टें अपन कर चुके थे। आज बढ़ते हैं 3 दिसंबर 2024 की सेकंड शिफ्ट के बारे में। देखते हैं इनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ रखे हैं, उनका लेवल किस प्रकार से था। वाकई में वही क्वेश्चन है जो पहली दूसरी तीसरी शिफ्ट में आए हुए हैं, या उनसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आ रखे हैं। देखिए, क्वेश्चन तो वही है जो पहली दूसरी शिफ्ट में आए हुए हैं, केवल डाटा चेंज कर रखा है। देखते हैं अपन, करते हैं सोल्व। देखो पहला क्वेश्चन, आगे बढ़ो। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है, दिया गया है कि 59 की पावर 0.46 बराबर x दे रखा है। उसके बाद 59 की पावर 0.21 बराबर y दे रखा है। और एक इस इक्वेशन x की पावर 5 बराबर y की पावर 5 है, तो z का निकटतम मान पूछ रखा है। कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो इक्वेशन दे रखी है ना, x की पावर, पेन चेंज नहीं हुआ यार, ये क्या बात हो गई। चलो हो गया। x की पावर z बराबर y की पावर 5। इसमें दोनों की x की और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की जगह करो 59 की पावर 0.46 और होल पावर z बराबर y की वैल्यू क्या है, 59 की पावर 0.21 की पावर 5। जेड को अंदर गुणा कर दो, 5 को अंदर गुणा कर दो, तो 59 की पावर क्या रहने वाली है, 0.46 गुणा में जेड बराबर 59 की पावर, इसको गुणा करेंगे 21 पंजे 105, तो 1.05। या अलग अलग रखना चाहो तो अलग अलग रख सकते हो। अब देखो, दोनों का बेस सेम है, घात अलग अलग है। अगर बेस सेम है, घात अलग अलग है, तो दोनों की घात को बराबर कर देते हैं, क्योंकि बेस सेम है। तो 0.46 की गुणा में जेड बराबर, ये क्या था, इसको अलग अलग ही रख लो, 0.21 गुणा में 5। इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसके बाद भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट को हटा दो दोनों तरफ से। ये आप हटाने नहीं चाहो तो पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख दो, यहाँ पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख दो, तो वैसे भी 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, यहाँ क्या बचा, जेड 46 को जो 46 है उसको ऊपर यहाँ ले जाओ, 21 गुणा में 5 डिवाइड बाई 46। सही है, गुणा कर लो, 21 पंजे 105 भाग में 46। अब देखो, ये लगभग 2 गुना से ज्यादा है, 46 दो ना 92 होता है, लगभग 2 गुना से ज्यादा। तो ऑप्शन चेक करो, 2 गुना से ज्यादा एक कौन सा ऑप्शन है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। अपने को केवल सोल्व करना है, वहां पूरी थ्योरी नहीं लिखनी, केवल अपने को आंसर से मतलब है। ऑप्शन से बता दिया, देखो 1 2, ऑप्शन 3 और 4 में लगभग 4 गुना से भी ज्यादा कर रखा है। आ क्या रहा है, लगभग 2 गुना से थोड़ा सा ज्यादा, केवल एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, रेलवे आपसे ऐसे भी नहीं कर कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता, वो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता, तो इसी प्रकार से ऑप्शन उठा के देगा। उसको कैलकुलेशन भी चाहिए, साथ में ऑप्शन भी डिफरेंट देगा। कैलकुलेशन भी चाहिए, टाइम वेस्ट भी नहीं कराना चाहता, वो चाहता है कि आप 90 मिनट में आराम से जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो सोल्व कर जाओ। ठीक है, तो उसी प्रकार से ऑप्शन दिए हैं उसने कि आप इसको आगे सोल्व नहीं करो, केवल देख के बता सको कि ऑप्शन कौन सा हो सकता है। ठीक है, लगभग 2 गुना से थोड़ा सा ज्यादा है, 2 पॉइंट, ये कितना बच गया, 46 दूना 92, 13 बच गया। पॉइंट लगाओ 130, तो लगभग 4 बार, लगभग 3 के आसपास, 2.3 के आसपास। ऑप्शन नंबर 1 ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें दे रखा है 111 की पावर 2024 है, अगर इसमें अपन 112 का भाग देंगे तो शेषफल पूछ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर पूछ रहा है। तो अपने को पता है, क्या पता है कि 111 को क्या लिख सकते हैं अपन, 112 माइनस 1 लिख सकते हैं। और इसकी पावर है वो इवन है, मतलब सम संख्या में है। नीचे भाग में 112, 112 है, पावर को भूल जाओ एक बार के लिए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में रिमाइंडर जो निकालते हैं अपन, शेषफल निकालते हैं, उसमें जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। कैसे, शेष जो अपनी पावर है ना, घात, उसको भूल जाओ एक बार के लिए। यहाँ क्या है, 112, 112 में से 112 का भाग गया तो क्या बचेगा, शेषफल 1। ठीक है, लेकिन पावर दे रखी है, पावर क्या दे रखी है, 2024, तो यहाँ शेषफल बचने वाला है 0। और आगे क्या है, -1, -1 की पावर 2024 बट्टा में 112, -1 की घात
सम है तो क्या आने वाला है, सम आने वाला 1/112। रिमाइंडर क्या बच गया 1। कैसे कि 112 से तो छोटा है, रिमाइंडर जो भाग देते हैं भागफल उससे छोटा होता है। तो एक तो 112 से छोटा ही है। मान लो 111 होता यहाँ, तो रिमाइंडर तो 111 ही आता। 112 का भाग थोड़ी जा रहा है 111 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। केवल अपने को ये लिखना आ गया इस प्रकार के क्वेश्चनों में, ये वाला स्टेप है ये अपने को आ गया तो आराम से सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। कुछ नहीं करना। 111 को क्या लिख सकते हैं, 112 माइनस 1। 112 में 112 का भाग देंगे, रिमाइंडर 0। ये अलग पर में होती है, वैसे नहीं कि यार 112 में 112 का भाग दे रहे हैं तो इस एक बार ही जा रहा है, ये वाला नहीं करना अपने को। ये भागफल है एक, या शेषफल पूछ रहा है, पूरी पूरी बार जा रहा है ना, तो शेषफल 0 ही बचा। 112 में 112 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है तो शेषफल क्या बचा 0। लास्ट में क्या बच रहा है, -1 की पावर 2024। -1 की कितनी भी सम संख्या पावर में है तो -1 की सम संख्या है, तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है 1। नेक्स्ट, अब देखो 7 संख्याओं को औसत दे रखा है 43, और बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा जाए। प्रत्येक संख्या में एवरेज दे रखा है 43 प्रत्येक संख्या में 7 घटा रहा है तो एवरेज में से भी 7 घटा दो। एवरेज आने वाला है 36, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, प्रत्येक संख्या में बोल देता कि 6 जोड़ रहा है, 7 जोड़ रहा है, कुछ भी जोड़ रहा है, तो एवरेज में भी उतनी संख्या जितनी जोड़ रहा है उतनी जोड़ दो। नेक्स्ट, ऐसा क्वेश्चन जोड़ने वाला क्वेश्चन आ रखा है पहली शिफ्टों में। मेरा छोटा भाई एक पतंग उड़ा रहा है जिसका क्षेत्रफल, पतंग का क्षेत्रफल दे रखा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके विकर्णों का योग दे रखा है 11 सेंटीमीटर, तो विकर्णों की लंबाई सेंटीमीटर में ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो पतंग इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। ये पतंग हो गई अपनी, ये वाली लेंथ इसके बराबर होती है, ये वाली लेंथ इसके बराबर होती है, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं सभी। मान लिया ये विकर्ण है, इसको D1 मान लिया, और ये वाला विकर्ण है इसको D2 मान लिया। ठीक है, अब इस पतंग का क्षेत्रफल दे रखा है अपने को 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और विकर्णों का योग जो D1 और D2 है ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 11। सही है। ठीक, नेक्स्ट, अब इसका जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे। अब जो ये है पर ये विकर्ण है कौन सा D1, अगर इसको अपन बेस मान ले, आधार मान ले, तो ये हाइट हो जाएगी ये वाली। इसको अलग अलग 2 भागों में विभाजित कर लो, त्रिभुज के हिसाब से निकाल लो, त्रिभुज बांट लो इसको 2 भागों में, ये वाला त्रिभुज कर लो और ये वाला त्रिभुज कर लो। दो त्रिभुज हो गए, दोनों सिमेट्रिक है, जो इस तरफ है उतना ही उस तरफ है, 2 से गुणा कर देंगे। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 गुणा में इसका बेस आधार क्या है D1 गुणा में, और इसका जो हाइट है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार अपने D1 ले लिया, ऊंचाई क्या है टोटल D2 थी, लेकिन अपने को केवल आधा लेना है इसका, तो D2 का आधा कर दो। दोनों तरफ सेम है, सेम आकृति है, जो इस तरफ बन रहा है सिमेट्रिक है, वही त्रिभुज इस तरफ बन रहा है, तो 2 से गुणा कर दो। ये इसका क्षेत्रफल हो गया, बराबर में कितना दे रखा है 15। ठीक है, 2 से 2 काट दो तो 1/2 गुणा में D1 गुणा में D2 बराबर 15, तो D1 D2 बराबर 2 को उधर ले जाएंगे तो 15 दूना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो D1 और D2 का योग आ रहा है 11, और D1 गुणा D2 आ रहा है 30। देखो अब ऑप्शन पे आओ, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 30 हो सकता है क्या, ऑप्शन 1 पे नहीं हो सकता, 2 पे हो सकता है, 6 5 11 भी आ रहा है जोड़ भी, और गुणा करेंगे 6 5 30 भी आ रहा है, मतलब ये हो सकता है। ठीक है, अगर तीसरी ऑप्शन पे आओ, इन दोनों का गुणा करने से 30 नहीं आएगा ना, इन दोनों का गुणा करने से 30 आए, 7 चौक 28 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन 2 बस बढ़ो आगे की ओर। और इसका कोई तरीका नहीं है वैसे, देखो D1 D2 बराबर 30, दोनों इक्वेशन सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, D1 बराबर D1 की वैल्यू यहाँ से क्या 11 माइनस D2, ये 11 माइनस D2 यहाँ D1 में रख लेंगे ले जाके। कैसे 11 माइनस
D2 गुणा में D2 बराबर 30। यहाँ D2 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से D2 की वैल्यू इसमें रख देंगे तो D1 की वैल्यू आ जाएगी। मैंने वैसे सीधा आपसे ऑप्शन से बता दिया। रेलवे आपको कैलकुलेशन भी चाहता है और सीधा ऑप्शन भी दे रखा है कि आप ऑप्शन भी अगर दिमाग है सीधा लगा सकते हो तो आप उस ऑप्शन से सीधा जा सकते हो। ठीक है, चलो बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट, एक वो दे रखी है पर अंश और हर में अलग अलग डिवाइड करके एक मान दे रखा है, उसको आप कैलकुलेशन करके उसका मान ज्ञात करना है। अब एलसीएम ले लो 16, 8 दूना में 16, 2 दूना 4, सही है। नेक्स्ट 16 एक बार जा रहा है 3 कर लो। नेक्स्ट 8 दूना में 16, 4 दूना में 8, प्लस एलसीएम लेना पता है आपको, 8 दूना में 16, 3 दूना 6, और यहाँ लेंगे माइनस का 64। अगली स्टेप जोड़ दो, 4 3 7 और 7 8 15, 15 और 6 21, 64 में से 21 घटा दो। वैसे 21 पॉजिटिव है, माइनस का 64 नेगेटिव है, तो इसमें से 21 कम कर दो तो ये 3 और यहाँ 4/16, माइनस का 43/16, ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है। इसमें कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है, कैलकुलेशन जोड़ बाकी गुणा भाग करने हैं। वैसे गुणा भाग यहाँ है नहीं तो अपने को केवल जोड़ बाकी करनी है। नेक्स्ट 8 संख्याओं का औसत दे रखा है 8 गुणा में, तो इनका योग 8 गुणा में 19। ठीक है। नेक्स्ट 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो 5 गुणा में इनका योग हो गया 5 गुणा में 20 मतलब 100। 3 संख्याओं जो शेष बच की, शेष कैसे निकालेंगे, टोटल में से जितने 5 संख्याएं हैं उसको घटा दो, बट भाग में औसत पूछ रहा है तो औसत 3 से भाग कर दो। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। योग अपन ने ऊपर कर लिया, कुल संख्या कितनी है, शेष कितना का पूछ रहा है 3 संख्याओं का, तो 3 का भाग दे देंगे। 19 को 8 से गुणा करो, उसमें से 5 को 20 से गुणा करो, उन दोनों के इनके बड़ी में से छोटी का डिफरेंस घटा के 3 का भाग दे दो। ठीक है, एवरेज आ जाएगा अपने पास। अब 19 को 8 से गुणा करो, 19 अंटे 19 गुणा में 8 152, इसमें से 100 गए तो कितना बच गया, ओनली 52, भाग में 3, अब 3 का भाग दे दो, 17 3 51, 1/3 बच गया। या तो इसको 1/3 रख लो यदि ऑप्शन में 1/3 दे रखा है तो, अगर 1/3 नहीं दे रखा तो 1/3 का मतलब 0.3333 चलते जाओ, 17.33 ऑप्शन नंबर 4 आया। समझ में आया, बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन था ना जिस औसत निकालना 8 संख्याओं का योग, केवल डाटा चेंज कर रखा है, बाकी कुछ नहीं है, जैसा था वैसा का वैसा लिख रखा है, लैंग्वेज भी चेंज नहीं करी। यदि एक घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब, भुजा का क्यूब बराबर 4096, क्यू किसी संख्या का क्यूब दे रखा है 4096 मीटर क्यूब, तो वो संख्या होगी ना, मतलब ए भुजा वो क्या होगी, किसका क्यूब है, 16 का क्यूब है। अपने को कम से कम 25 तक के क्यूब याद होने चाहिए, बाकी ज्यादा पूछता भी नहीं देता है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लो ये कोई घन है, ठीक है, सभी भुजाएं बराबर है। अब इसका क्यूब दे दिया, घन दे दिया, आयतन दे दिया। आयतन क्या दे रखा है 4096, तो घन की भुजा क्या होगी 16 मीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। ठीक है, संपूर्ण नहीं पूछता, केवल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता, वो अलग बात थी। यहां संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है टोटल। ठीक है, तो 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर कितना हो गया 256, 6 को 256 से गुणा कर दो, 6 छक्का में 36 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 1536 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट जो इकाई है वो मीटर में दे रखी है 1536, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कुछ चीजें बता देता हूं मैं, जैसे घन है, क्या होता है पहली चीज घन, घन मानी घन, अगर इसकी भुजा ए दे रखी है तो इसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, भुजा की क्यूब, इसका संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया वो 6a²। ठीक है, और इसका कर्व सरफेस एरिया वो 4 गुणा में a²। आया समझ में, ये मैंने अलग से बता दिया आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट
185 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 9.9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल पूछ रही है। अब देखो चाल क्या होती है, स्पीड नहीं भाई, ये तो अंग्रेजी का शब्द है। स्पीड मतलब चाल क्या होती है, चाल बराबर होती है दूरी बटा में समय है। ऐसे मत बोल देना कि चाल बराबर स्पीड होती है, नहीं, चाल बराबर दूरी बटा समय होती है। अब देखो, अब रेलगाड़ी इधर चल रही है, इसकी स्पीड मान लो कुछ भी S1 मान लो, और जो आदमी है वो इसके सामने की ओर चल रहा है, मतलब S2 स्पीड, और इसकी स्पीड दे रखी है 9.9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो इनकी स्पीड जुड़ जाएगी। तो S1 प्लस में 9.9 किलोमीटर प्रति घंटा है, अपन ने याद रख ली थोड़ी देर के लिए, बाद में दूरी कितनी है, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई 185 मीटर, ये मीटर में दे रखी है, यूनिट का बहुत फर्क पड़ेगा, अपन ने सीधा कर दिया तो गलत हो जाएगा। बटे समय 6 सेकंड। अब ये जो यूनिट है मीटर पर सेकंड में दे रखी है, मैंने बोला था कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। तो इसको हटाओ, इसको 18/5 से गुणा कर दो, तो जो ये यूनिट है वो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी। ठीक है, अब काटा पिटी मचा दो, 6 से 18 3 बारी, 5 से इसको काट दो तो एक गया 37। ठीक है, 37 को 3 से गुणा करेंगे तो 111 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ है S1 प्लस 9.9, तो 9.9 इससे घटा दो, जाके इधर घटा दो, तो जो रेल की स्पीड है ट्रेन की, वो स्पीड कितनी आ जाएगी, 111 में से 9.9 घटाएंगे तो 101.1 101.1 किलोमीटर प्रति घंटा। और रेलवे ने क्या कर रखा है, ऑप्शन को गलत कर रखा है, 101.09 कर रखा है, ये बोनस दे रखा है रेलवे ने इस क्वेश्चन में। वैसे आएगा ऑप्शन नंबर 2, लेकिन ये 0.09 नहीं आएगा। ये जो आंसर की आई थी इसमें भी मिस्टेक थी इसमें। ठीक है, जिसने कराओ जिसने नहीं कराओ सबको नंबर मिलने वाले थे इसमें। देखो अगली वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन डाल रखे हैं, इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं, और हर शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, हर शिफ्ट में। आरपीएफ एसआई की हर शिफ्ट में, हालांकि आरपीएफ कांस्टेबल में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, हर शिफ्ट में। कुछ नहीं करना, 11 से भाग दे लो इस संख्या को, जो संख्या थी ना अपने पास 87 41 46। मैं आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ इसका। क्यों, क्योंकि ये हर शिफ्ट में आ रखा है क्वेश्चन। 11 का भाग दे दो, 11 7 77, क्योंकि 88 में जाता नहीं है तो बच गए 10, 4 उतार लो, 11 नाम 99, कितने बच गए 5, 1 उतार लो, 11 चौक 44, कितने बच गए 7। अब कितने उतारोगे 4, 11 छक्का में 66, कितने बच गए 8, क्या उतार लो 6। अब फिर 11 7 77, कितने बच गए 9, यहाँ बच गए से 9, 9 बच गया। अब इन 9 में क्या जोड़े कि 11 से विभाजित हो जाए, भैया बड़ा वाला 2 जोड़ दो, ऑप्शन नंबर 2। 9 को 11 में भाग करने के लिए कि पूरा 11 से कट जाए, क्या जोड़े 2 जोड़ दो, इतना बड़ा दिख रहा है ना ये वाला, 2 जोड़ दो, 11 से पूरी पूरी बार कट जाएगा। नेक्स्ट, सुधा का वे उसकी बचत से 200% अधिक, मान लो ये सुधा है, SUDHA, ये सुधा है, हिंदी में भी लिख देता हूं, देखो दिख रही है सुधा। अब मान लो इसके बचत मान लो, क्या माने 100x मान लो, क्योंकि मानना तो है अपने को, कुछ मैथ तो माननी होती है। अगर मैथ में आपने माना नहीं तो आपका उत्तर आएगा नहीं। और इसका बचत व्यय मतलब खर्च बचत से 200% अधिक है, तो बचत 100x है, 100x का 200% कितना हो गया 200, 200 अधिक है तो व्यय कितना हो गया 300x। और जो टोटल इसकी आय थी कितनी हो गई 300x, ये है 100x, ये है 400x, इसकी आय हो गई। दोनों को जोड़ेंगे, आय कैसे निकलती है, खर्च और बचत दोनों को जोड़ने से आय निकलती है। ये आय में से क्या करते हैं, खर्च भी करते हैं और बचाते भी हैं। ठीक है, बराबर आय। नेक्स्ट, अब क्या हो रहा है, यस यदि उसका व्यय है सुधा का जो खर्च है 6% कम हो गया, 6%, 300x का 6% कितना होता है 18, तो माइनस के 18 हो गया, 18x कम हो गया। और उसका बचत है 26% बढ़ गया, तो 100x का 26% कितना होता है 26x, तो 26x बढ़ गया।
तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, आय कितनी बढ़ी। देखो बचत कितना 18x कम हो रहा है, लेकिन सॉरी व्यय जो खर्च है वो 18x कम हो रहा है, बचत 26x बढ़ रहा है। तो दोनों में से डिफरेंस पॉजिटिव है, धनात्मक की ओर है। कितना 26 में से 18 गए तो कितना 8x, कितना हुआ 8x हो गया भैया, 8x ज्यादा आ रहा है। कितने पे, आय पे पूछ रहा है, 8x आ रहा है। 26 में से 18 गए तो 8x ही तो होंगे। कितने पे, 400x पे। परसेंटेज में निकालने से 100 से गुणा कर दो, अक्स से अक्स कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 में 4 का भाग 2 बारी, तो 2% ज्यादा है उसकी आय, है क्या कहीं। अब देखो यहां भी आपके साथ ऑप्शन से खेल गया, 2% ना देके परसेंट को ऐसे लिख दिया, अब इसमें भाग दिया 0.02। परसेंटेज को ऐसे नहीं लिखा उसने, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, परसेंटेज को उठाओगे तो भाग में 2 जीरो, 100 से भाग कर दिया तो 0.02, ऑप्शन नंबर 2। सीधा कर रहे थे ना पहले कि कैलकुलेशन मत करो, अपन तो सीधा दे के दी, अब करो, खेल लिया ना दिमाग से, परसेंटेज ही गायब कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन, 25 रुपए प्रति केजी की 22 केजी चाय में 14.5 रुपए प्रति केजी की कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रण की कीमत ये हो जाए। इसको करेंगे एलिगेशन से, कैसे, जैसे 25 रुपए प्रति केजी है कि चाय को, मान लो ये इसकी वैल्यू है एक्स, माना कि अक्स, अक्स ये वाला एक्स, अब किससे मिला रहा है 14.5 रुपए प्रति केजी, कितनी केजी है 22 केजी चीनी के मिला रहा है। और जो मिश्रण है दोनों को मिलाने से मिश्रण यहां बीच में लिख लो, रुपए पर केजी। तो इस किस अनुपात में मिला जाए, जो चाय है वो चीनी से किस अनुपात में मिला जाए कि मिश्रण की कीमत 18 रुपए प्रति केजी हो जाए। तो एलिगेशन का ये तरीका होता है, पहले वाले को यहाँ लिख लो, दूसरे वाले को यहाँ लिख लो, और उसका जो यूनिट है वैल्यू है वो यहाँ लिख लो। अब क्या करना है, बड़े में से छोटे वाला घटाओ, तो 25 में से 18 गए थे 7, और फिर बड़े वाले में से छोटे वाला का लो, 18 में से 14.5 गए तो 3.5, और इन दोनों का ले लो रेशियो। ये वैल्यू आई ना अनुपात में, ये वाली यो वैल्यू है, वही वैल्यू है जो अपने को मिलानी है, एक तरफ 22 और दूसरी अपने को निकालनी है। इसको एक बारी और आगे डिवाइड कर दो, कैसे, 3.5 में से दो बार जाएगा, और यहाँ बच गया 1, 2 की वैल्यू दे रखी है अपने को 22, इसमें 25 रुपये, सॉरी ये वाला 22 नहीं था, ये 22 इधर है, तो चाय है ना वो 22 दे रखी है, 22 ये है, ये 22 है, अपने को निकाल, ये 22 है, अपन ने अक्स इधर मानना था, ये वाला अक्स है। तो एक की वैल्यू 22, तो 2 की वैल्यू गुणा में 22 कर दो, तो 44 केजी चीनी मिलाएंगे अपन, तब वो अनुपात अपना है ना जो रेशियो कीमत है मिश्रण की, वो 18 रुपए प्रति केजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आया समझ में, ये एलिगेशन का मेथड है, इस मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते। कैसे, मोल बोल देगा क्वेश्चन वाला, क्या बोलेगा कि इतने रुपए प्रति केजी पीतल तांबा को ऊपर कुछ भी था, किस अनुपात में मिला जाए कि मिश्रण की कीमत ये हो जाए, दूध पानी का मिश्रण, ठीक है, एल्कोहल और पानी का मिश्रण, ये तो बहुत जरूरी है अपने के लिए। अब देखो 2000 रुपये मूलधन है, उस पर ब्याज की दर है 6.25% की दर पर 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करें। कैसे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन गुणा में रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर गुणा में टाइम बटे 100। देखो अपने पास मूलधन भी है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25% है, टाइम अपने को अलग अलग दे रखा है, कैसे 11 फरवरी दे रखी है 2023 से 25 अप्रैल 2023। अब देखो 2023 साधारण वर्ष है, मतलब फरवरी 28 दिन की रहने वाली है, 28 में से 11 गए तो फरवरी के 17 दिन, प्लस मार्च के 31 दिन, प्लस अप्रैल के 25 दिन, सभी को जोड़ेंगे, 7 और 5 12 और 1 13, हासिल 1 2 और 3 5 और 1 6 और 1 7, मतलब 76 दिन हो गए। साधारण वर्ष में टोटल दिन कितने होते हैं 365,
365 का भाग दे दो तो ये वर्ष में आ जाएगा। 73 को काटोगे तो 1/5 वर्ष। क्योंकि क्यों लिया अपन ने वर्ष में? जो समय आ गया वो 1/5 वर्ष आ गया। क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में या साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ऐसे क्वेश्चनों में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वर्ष के आधार पर दी जाती है, ना कि महीने के आधार पर। यदि यहाँ पर महीना दे रखा होता तो अपन इसको डिवाइड करते महीने के हिसाब से, 30 भाग में 30 लेते। क्यों? महीना, कोई भी महीना 30 दिन का माना जाता है। अपने पास आ गया समय, मूलधन था 2000। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है अपने को 6.25%। इसको करना है अपने को भिन्न में बदलना है, या परसेंटेज को अगर अपन फ्रैक्शन में बदलेंगे तो किस प्रकार से बदलेंगे? इसको क्या लिख सकते हैं? 6 सही 1/4। 0.25% को 6 सही 1/4 लिख सकते हैं। परसेंटेज 6 का गुणा करो, 6 का 24 25/4। परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा में 100। 25 को 4 से भाग कर दो, 25 को 100 से भाग, 25 गुणा में 4 बराबर 100। तो कट गया कितनी बार? 4 बार। तो नीचे क्या? 1/16। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्रैक्शन वैल्यू आया 1/16 आया। गुणा में टाइम कितना है? 1/5 वर्ष। ये निकालना अपने को। ठीक है, अब देखो भाग, ये 5 से काट दो, 5 और 20 400। 400 में 16 का भाग देंगे तो 16 दूना 32, बच गया 80। 16 पंजे 80। तो अपना ब्याज आया ना 73 दिन का, वो आया 25 रुपये। केवल इसमें टाइम देके कंफ्यूज करा है, बाकी अपने को सभी को आता है। अपन सभी इतने पढ़े लिखे हैं कि अपन साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, फॉर्मूला सभी को पता है। अपने को इतनी मैथ तो आती है। नेक्स्ट, 50 पुस्तकों का जो सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य है वो 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर है। बहुत इजी एक स्टेप का। कैसे? अब देखो, एसपी और सीपी, एसपी एक तरफ कर लो तो 50/21, ये हो गया सीपी बट्टा में एसपी। ठीक है, हानि हो रही है ना? क्यों? कॉस्ट प्राइस ऊपर है, सेलिंग प्राइस मतलब जो विक्रय मूल्य है वो नीचे है। कितना कम है 50 से? 29। नीचे जो लाभ या हानि परसेंट है वो किस पे निकाली जाती है? कॉस्ट प्राइस बट्टा 50 गुणा में 100। ये हो रही है हानि। क्यों? सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस से कम है। ठीक है, तो 50 से 2 बार गया, 29 दूना 58% की हानि हो रही है। हानि हो रही है, केवल क्वेश्चन में हानि होती है, वैसे एक्चुअल में कभी भी हानि नहीं होगी। दुकानदार कभी भी हानि नहीं करेगा। एक 8 अंकों की संख्या दे रखी है। कैसे दे रखी है? ऐसे दे रखी है, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे दे रखी है, x और 16। अब अगर इसको 8 से विभाज्य करेंगे तो x का न्यूनतम मान पूछ रहा है, इस x की वैल्यू पूछ रही है। पहली बात। और दूसरी बात और आखिरी बात, 8 को विभाज्य करने के लिए जो किसी भी संख्या के लास्ट 3 डिजिट है ना, वो 8 से पूरी पूरी बार कटने चाहिए। x की वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू पूछ रही है। ऑप्शन से अनुसार देखो, 0 नहीं दे रखी, मतलब लास्ट 3 डिजिट है ना, जो अंक है वो देखेंगे। क्या दे रखे हैं? x16। इसको 8 से काटना है। इसका 8 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं ना, तो वो पूरी वो संख्या है ना जो यहाँ से दे रखी है, यहाँ 8 से लेके 6 तक, इतनी लंबी संख्या, ये पूरी संख्या 8 से हमेशा कटेगी। विभाज्यता के नियम सभी संख्याओं के लिए अलग अलग होते हैं, किसी एक क्लास में लेके मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ क्या दे रखा है? x16 दे रखा है और x की न्यूनतम वैल्यू पूछ रही है। अगर आपको समय बचाना है तो ऑप्शन से उठाओ। अगर x की जगह 1 रखे तो पूरी पूरी बार कटेगा क्या? ये x की जगह अपन 1 रखे ऑप्शन के अनुसार, तो 116 8 से कटता है? नहीं कटता, तो 1 छोड़ो, फिर रखो 2 रखो, 216। 8 से कट रहा है? कट रहा है क्या? 8 दूनी 16 और कितना बच गया? 56। मतलब 2 से अगर 2 रखेंगे ना x की जगह, तो ये संख्या 8 से कट रही है, ये वाली संख्या। मतलब अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो पूरी संख्या भी 8 से कटेगी। ऑप्शन नंबर 4। नहीं तो अपने को 0 से लेकर जो डिजिट है ना, वो केवल सिंगल डिजिट दे रखा है, x की वैल्यू सिंगल दे रखी है, तो अपने को 0 से लेकर 9 तक रख रख के देखना पड़ेगा अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो। अगर नहीं करना है, केवल 30 सेकंड या 20 सेकंड 25 सेकंड में आपको दिमाग में क्लिक कर रहा है, तो ऑप्शन से उठाओ, रखो
टिक मारो और अगले क्वेश्चन जैसे मैं बढ़ रहा हूँ ना यहाँ टिक लगा के वैसे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, ये अलग अलग दे रखी है फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब भिन्न संख्याएं दे रखी है। कैसे? 24/59 दे रखी है, 28/42 दे रखी है, बट्टा में दे रखी है भैया, 29/31 दे रखी है, फिर दे रखी है 21/52। सबसे छोटा पूछ रहा है, ठीक है। 2-3 तरीके बता रखे हैं, मैं आज फिक्स तरीका बता रहा हूँ। अलग अलग तरीके बता रखे हैं कि आप तो या अप्रोक्स उसके आसपास जाओ, देखो जो सबसे बड़ा है उसको हटा दे जाओ, छोटे वाले को रख लो। 24 के 59 टुकड़े कर रहा है या 28 के 42 टुकड़े कर रहा है। ये 28/42 को अपन काट भी तो सकते हैं, कैसे? 2 से काट दो तो 14 दूना 28, 4 42, 2/3 हो गया। मतलब ये संख्या सबसे छोटी नहीं हो सकती क्योंकि 2 के केवल 2 को केवल 3 भागों में विभाजित कर रहा है, तो ये वाली संख्या हटा दो, अप्रोक्स से बता रहा हूँ। फिर 29 के 31 टुकड़े कर रहा है, इसको भी हटा दो क्योंकि लगभग 1 के आसपास काट रहा है। बचा क्या अपने पास? 2 संख्याएं बच गई, ये वाली बच गई। इनको क्या करें? 2 को हटा दी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। 24 दूना 48, हासिल 4, 24 पंजे 120 से 4 124। इसको भी कर लो। 59 को 20 से करेंगे तो 118, 1180। इसमें केवल 59 जोड़ना है, 60 भी जोड़ेंगे तो 1240 आएगा। मतलब जो सबसे बड़ी संख्या वाली है ये वाली पूछ रही है, सबसे छोटी संख्या, तो जो छोटी संख्या 21/52, क्योंकि बड़ी वाली को तो हटा दो, पूछ रहा है सबसे छोटी, तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? ये वाली छोटी चाहिए अपने को। 21/52 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि सभी को मैं वैसे करके बताऊं, कैसे कैसे करके बताऊं? वज्र गुणा करके, वज्र गुणा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताऊं मैं आपको सारी संख्याओं को, तो कैसे करेंगे? तो वो ऐसे करेंगे। कैसे? ऐसे लिख लो दोबारा से, 24/59। आपको लिखना नहीं है, आपको ऑप्शन से जाना है कि 2400 में 42 से करूँ 59 को 28 से गुणा करूँ, 28/42। तो इसको काट के आप 2/3 भी तो लिख सकते हैं, 29/31, फिर 21/52। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना। जो बड़ा हो उसको हटा दो, छोटे को रख लो। इन दोनों को करो पहले, 48, 74 और ये 118। इन दोनों में से बड़ा कौन? ये वाला, हटा दो। हटा दिया। अब इन दोनों को करके देख लो। 24 को इससे करो, 24 से कम 24, हासिल 2, 74 और 2 74। इसको इससे करो, लगभग 3 गुणा करो इसका, क्योंकि 29 है, 30 कर लो। 60 को 3 से गुणा करेंगे, 60 को 3 से गुणा करेंगे तो 180, लगभग इतनी बार जाएगा। 60 को 30 से गुणा करेंगे, 36 18, मतलब 1800। तो ये तो बहुत बड़ा होने वाला है, इसको तो हटा ही दो आप, तो बच गया ये दोनों। तो ये दोनों मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता दिया। इसमें से बड़ा कौन सा है? ये वाला। छोटा कौन सा है? ये वाला, ऑप्शन नंबर 4। बढ़े आगे की ओर। ऐसे निधि ने 9600 की राशि 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। यदि n वर्षों के बाद जो अमाउंट मिलने वाला है, ब्याज प्लस मूलधन दोनों जोड़ के, वो कितना मिलने वाला है? 12,696 की राशि प्राप्त हुई। तो n की वैल्यू देखो, चक्रवर्ती ब्याज लगता है ना, चक्रवर्ती ब्याज, ये मिथुन चक्रवर्ती वाला चक्रवर्ती नहीं है, ये ब्याज वाला चक्रवर्ती है। इसका अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट, ये अमाउंट वो है, मूलधन नहीं है। मूलधन के साथ ब्याज जुड़ा हुआ अमाउंट है ये, मिश्र धन जिसे अपन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भाग में 100 गुणा में समय की संख्या। तो समय की संख्या वर्ष एन, ये तो अपने को निकालनी है। अब देखो अमाउंट कितना हो गया? 12,696। मूलधन कितना है? 9600। तो इस मूलधन को इसके नीचे ले आओ, बराबर 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। ठीक है, 20/3 का ब्याज तो कितना हो गया? 23/20 की पावर n। इसको काटा पीटी करो, 24 का भाग दे लो। इसको 24 का भाग दोगे नीचे 400 आ गया। 24 चौक 96 होता ना, इसमें 24 का भाग दोगे तो 24 पंजा में 120, बच गया 69। 24 दूना 48, कितने बच गए? 48 करेंगे तो 2 और 1 216।
24 नाम 216। तो ऊपर क्या बच गया 529 बट्टे नीचे 400, 529 बट्टे 400 बराबर 23 बट्टा 20 की पावर n। अब आपको लग रहा हो कि 529 23 का स्क्वायर है और 420 का स्क्वायर है, तो 23 बट्टे 20 का स्क्वायर ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, बराबर 23 बट्टे 20 की पावर n। अब मैंने अभी बताया था कुछ समय पहले, बेस सेम है तो घातों को बराबर कर दो, तो 2 बराबर n। बेस सेम है तो घातों को बराबर कर दो, मैंने कुछ समय बताया था अभी पहले, जो पहला क्वेश्चन लिया था उसी में बताया था कि अगर बेस इनका आधार सेम हो गया तो घातों को बराबर कर देंगे अपन। तो n की वैल्यू कितनी आई 2, यही अपने को चाहिए थी, ऑप्शन नंबर 2, 2 में 2। नेक्स्ट, स्कूल में कोई खेल हो रहा है, खेल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कबड्डी से लेके जो भी क्रिकेट तक, 0 से लेके इनफाइनाइट तक जो भी खेल होता है वो। एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात दे रखा है, बॉयज अनुपात गर्ल, ये दे रखा है 5:1। फिर क्या बोल रहा है, यदि लड़कियों की संख्या ये दे रखी है 245, कितने गुना है 1 का 245 गुना, पूछ क्या रहा है लड़कों की संख्या, तो 5 को गुणा कर दो 245 से। इसमें तो कुछ नहीं करना, केवल गुणा ही करना था, 55 25 हासिल 2, 24 को 5 से गुणा करेंगे 120 और 2 122, 1225 लड़के, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, ईसा और अंशु ने मिलकर एक व्यवसाय में 49,700 रुपए लगा दिए भैया, 49,700 रुपए। वर्ष के अंत में 8800 लाभ हुआ, टोटल 8,800 का। ईसा का हिस्सा 2200 है, ईसा का हिस्सा 2200 है, ठीक है। अपने को निवेश की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इनका अनुपात ले लेते हैं, ईसा और अंशु। तो टोटल लाभ 8800 का हुआ है, इसमें ईसा का 2200 आ गया, तो बचा कितना 6600। काटा पीटी कर दो, 2 0 से 2 0 को, ये 22 को 66 से 1:3, क्योंकि 22 को 22 से काट दो इसको, 22 से कम 22, 22 दिया 66। अब इनका निवेश का अनुपात आ गया ये वाला। टोटल निवेश कितना है 49,700। तो पूछ क्या रहा है अंशु का निवेश, अंशु क्या है या 3, टोटल कितना है 4, और वैसे है कितना 49,700, ठीक है। 3 से गुणा कर दो, 0 0 7 या 21 हासिल 2, और 9 × 27 और 2 29 हासिल 2, 4 × 12 और 2 14। इसमें भाग अपने को कितने का 4 का देना है, तो 4 × 12 बच गए 29, तो 7 × 28 बच गया 11, 4 × 8 बच गया 30, 7 × 28 बच गया 20, 5 × 20, तो 37 37 5 है क्या कहीं, 37 37 5, 4 दूनी 8। दोबारा अपनी कैलकुलेशन, अपनी खुद की मिस्टेक हो गई, कैसे, भाग देने से भाग सही नहीं लगा, 4 दूनी 8 बच गया, 4 × 12 बच गया 2 2, फिर आगे ले लेंगे 9, तो 29 29 में 4 का भाग दे दे, 7 × 28 बच गया 11, तो 4 दूनी 8 बच गया 3 0 उतार लेंगे 27 बच गया 3 0 उतार लेंगे 30 30 में 4 का भाग कितनी बार जाता है 7 बार, 7 × 28, फिर कितना बच गया 2 0 उतार लेंगे 20 20 में 4 का भाग पूरी बार जाता है 37,275, ऑप्शन नंबर ए। अपन ने यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी जो बाद में सुधार ली, तो अपन ने सही कर दी बाद में। 37,275 जो ये अंशु का हिस्सा, निवेश का हिस्सा रहने वाला है, वो रहने वाला है 37,275। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, उस पर माइंड मत करना, क्योंकि अपन इंसान ही है, इंसानों से ही होती है। अब देखो नेक्स्ट, थर्ड एंड इंडाइसिस का क्वेश्चन है ये वाला। देखो अगर a की पावर b बट्टे a की पावर c दे रखी है, क्या होगी, घात ऊपर जाके घट जाएगी, तो a की पावर b माइनस सी। अगर गुणा में दे रखी है a की पावर b गुणा में b a की पावर c दे रखी है, तो दोनों घातों का पावर जो योग है, जो दोनों घात है वो एक दूसरे में जुड़ जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट ये यहाँ लगने वाला है, कैसे, 50 की पावर -3 बटे 50 की पावर 15 दे रखी है, गुणा में 50 की पावर -18, ठीक है। अब ये दे रखी है भाग में, तो मैंने क्या बताया, भाग में है तो घट जाएगी जाके ऊपर जाके, क्यों, क्योंकि बेस सेम है तो इस प्रकार होता है। अगर बेस अलग अलग होता है तो बाद की बात थी, अभी सभी में सेम है, तो -3 यहाँ
15 पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो ऊपर जाके घट जाएगा। ये गुणा में है तो जैसा का वैसा जुड़ जाएगा। जुड़ने का मतलब -18 है तो माइनस का प्लस में -18 करेंगे तो -18 आने वाला है। सभी में 50 की पावर 18 और 15 33, 33 में 3 जोड़ेंगे तो -36। यही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। ये कॉन्सेप्ट बता दिया। अगर बेस सेम है, ए की पावर बी बटे ए की पावर सी दे रखी है, दोनों का बेस ए दे रखा है, तो पावर जो नीचे वाली घात है ऊपर जाके कम हो जाएगी। अगर दोनों गुणा में दे रखा है, बेस सेम है, घात अलग अलग है, तो दोनों घातों का जोड़ हो जाएगा। कैसे, एक और बताते हैं। जैसे 2 की पावर 4 बटे 2 की पावर 3 दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो 2 की पावर 4 - 3 मतलब 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2 की पावर ओनली 2। नेक्स्ट, 92 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला ये रहा, आपको दिख रहा होगा गोला। अब इसका व्यास दे रखा है तो जो रेडियस होगी वो 46 सेंटीमीटर हो गई। क्यों, व्यास दे रखा है 92 सेंटीमीटर। 92 सेंटीमीटर का आधा कितना होता है, 46, 46। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, कर्व सरफेस एरिया, 4πr²। 4 गुणा में पाई गुणा में r²। r की वैल्यू 46 गुणा में 46। ठीक है, रेडियस 46 है तो 2 बारी गुणा करेंगे रेडियस, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर लेना है अपने को। तो 46 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मैंने आपको स्क्वायर निकालना बताया था, पूरा नहीं बताया हो तो छोटा मोटा बताया था। कैसे, कोई भी संख्या है 46, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसका बेस ले लो 50। मैंने 3-4 चीजें बेस 50 लेके बताया था, 100 लेके और 150 लेके। पूछता तो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बड़े बड़ी वैल्यू का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन छोटा ही बता देता हूँ मैं अभी। 50 से कितना कम है, 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब देखो बेस 50 है तो 50 का करेंगे आधा। ठीक है, 50 का आधा 25, 25 में से 4 घटा दो। क्यों, क्योंकि ये 50 से 4 कम है, इसलिए अपन ने 50 के आधे से 4 कम किया। वरना आप 46 गुणा 46 भी, अगर आपको टाइम लग रहा है, आपको ये ट्रिक नहीं पता कि 46 का स्क्वायर सीधा कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे करके निकालेंगे, वरना आप ऐसे करके निकालेंगे, नहीं तो आप ऐसे करके निकालेंगे, कैसे भी निकालेंगे, लेकिन अपने को निकालना है भैया। ये कितना हो गया, 2116। कैसे आया, दोबारा बता देता हूँ। 46 का स्क्वायर करेंगे, 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कितना कम है, 50 से 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16। 50 का आधा कर दो, कितना 25, 25 में 4 कम कर दो 21, 21 16। फिर 4 गुणा में पाई, इसको 4 से गुणा करो, 16 चौक 64, 21 4 84 पाई, और यूनिट थी सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन रेलवे ने गलत दे रखे थे, क्यों, पाई नहीं दे रखा किसी के भी गुणा में। इसमें बोनस मिला है सभी को, सभी को, जिसने भी एग्जाम दी उसको मिला है, जिसने एग्जाम नहीं दी ना उसको नहीं मिला। ऐसे मतलब कि सभी को फॉर्म भर दिया तो बोनस मिलेगा, ऐसा नहीं है। जिसने एग्जाम दी उसको बोनस मिला, क्यों, रेलवे ने पाई ऐड नहीं करा। वैसे अन्यथा अगर पाई गुणा में कर दी होती सभी के ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहने वाला था। वो क्या था, ये था तरीका। तरीका कुछ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट बताओ। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद होना चाहिए, और कुछ नहीं है। एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है, वो लगाता है 9.4। वो वार्षिक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वार्षिक है। और बोल रहा है कि अर्धवार्षिक आधार पर गणना करनी है, तो जो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 महीने के हिसाब से गणना करनी है, 6 महीने की मंथ्स MONTHS कितने हो जाएगी 6 महीने की, 94 का आधा 46, 4.6%। सही है ना। बोल क्या रहा है कि कोई ग्राहक है, वो 1 जनवरी को 8,716 रुपये जमा करता है। 1 जनवरी को करता है वो 8,716, 1 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट 1 जुलाई को भी सेम अमाउंट करता है, वो भी 1 जुलाई को सेम अमाउंट, आज 8,716। ठीक है, 1 जुलाई को भी 8,716 और 1 जुलाई को भी 8,716। अब बोल क्या रहा है कि वर्ष के अंत में ब्याज जो मिलेगा उसको बता दो, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप ब्याज बता दो, ऑप्शन के टिक लगा दो और आगे बढ़ जाओ। देखो, जो फर्स्ट ब्याज है, पहले 6 महीने का ब्याज कौन सी राशि पर, इस राशि पर। कैसे,
वो मिलने वाला है 4.6% मिलने वाला है। 9.4 है ना, 9.4 का, सॉरी 9.4 का आधा 4.7 होता है। अपन ने जगह जगह गलत कर रखा है यार। 4.7%, ठीक है। अब देखो 6 महीने के लिए 4.7% मिल गया। अगले वाले 6 महीने 4.7 तो मिलेगा ही, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज क्या कहता है कि मैं ब्याज पे ब्याज दूंगा आपको। तो 4.7% पर इस पर ब्याज 4.7% का और मिलेगा, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अर्धवार्षिक आधार पर गणना करनी होती है क्वेश्चन के हिसाब से। वैसे नहीं, वैसे चक्रवर्ती ब्याज साल के हिसाब से लगता है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब आप अर्धवार्षिक आधार पर गणना करो, ठीक है। जो पहले 6 महीने का है वो 4.7% मिलने वाला है, अगले 6 महीने के लिए सेम 4.7% मिलने वाला है। लेकिन जो पहले वाले 6 महीने थे ना, उस पे ब्याज भी मिलेगा, तो 4.7% पे 4.7% का ब्याज और मिलेगा। ये तो वैल्यू हो गई कौन सी, जो अपन ने जमा करी थी ना 8,716 पहली जनवरी को, उस पर ब्याज हो गया टोटल इतना। फिर तीसरी स्टेप क्या आई, तीसरी स्टेप ये आ गई भैया कि जो 8,716 है ना, केवल 6 महीने के लिए जमा करा है, और ब्याज की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं वो भी अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने के हिसाब से लगा रहे हैं, तो इस पर केवल अपने को 4.7% का ब्याज मिलने वाला है। अब देखो 4.7 3 जगह हो गया, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 14.1%। 1%, 47 को 3 से गुणा करो और पॉइंट लगा दो, तो 47 से 3 गुणा करेंगे तो 14.1%। लेकिन अपने को ये और निकालना है 4.7% का 4.7% और ब्याज, वो कौन सी राशि पे, इस पे अगले वाले 6 महीनों के लिए। तो 4.7 का 4.7 से गुणा करो, परसेंटेज तो बाद में लगा देगा, दशमलव भी भूल जाओ परसेंटेज भी भूल जाओ। अभी मैंने बताया कि वैल्यू दोनों सेम है, परसेंटेज भूलो और जो दशमलव उसको भूलो, तो कितना भूल जाओ, 43 का स्क्वायर आ गया ना। कैसे निकालेंगे, 50 से कितना कम 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो। फिर क्या बताया था कि 50 का आधा करके, 50 का आधा 25, कितना कम है, 50 से 3 कम, तो 25 में से 3 कम कर दो, 22। अब क्या बोल रहा है, एक तो परसेंटेज वैल्यू आ रही है, क्यों, एक तो लेनी है अपने को। देखो दोबारा देखो, इधर देखो, इसका 4.7% का 4.7% निकालना था अपने को, निकालना था अपने को, तो बट्टा में 100, तो दशमलव कितनी आ गई, 1 2 और 2 नीचे 0, तो 4 छोड़ के 0, तो 0.2209%। ये ब्याज और जोड़ दो तो टोटल हो गया 14.32%। अब वो किसी एक का निकाल लो आप, क्यों, क्योंकि अपन ने इस पर भी कैलकुलेट कर लिया 4.7%, वैल्यू सेम है, तो इस पर भी पहले वाले पे दोनों 6 महीनों के लिए काउंट कर लिया ये वाला, ठीक है। दूसरी पे फिर 4.7 लिख लिया, तो टोटल 14.32% निकाल लो किसी एक वैल्यू पे, निकाल लो किसी एक वैल्यू पे निकाल लो। कितनी थी, 8,716, इसका निकालना कितना है 14.32%, तो 14% निकाल लो पहले, निकालो 14 से गुणा करो, 14 तो चिकल 84 हासिल 8, 14 और 8 22 हासिल 2, 14 7 98 और 2 100 हासिल 10, और 14 को 8 से गुणा करो, 14 × 112 और 10 122, ठीक है। 2 से भाग कर दो तो 1220.24 रुपये ये आ गए। और अपने को 8,007, ये तो 0.14% की वैल्यू निकालनी है, निकाली है अपन ने, 0.3% की और निकाल लो। क्यों, तो क्यों निकालनी है, क्यों निकालनी है, इसलिए निकालनी है, तो वैल्यू है ना जो ऑप्शन के अनुसार और लगभग आसपास दे रखी है, तो 1220 सभी में आ रहा है। अब जो 1220 से आगे कितना जाता है वो इस पर डिपेंड करेगा, किस पे, ये करेगा डिपेंड इस पे 0.32 पे, तो 8716 है ना, इसका 0.3% निकाल लो, पर 2 छोड़ो, तो 0.3% है, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 आएगा, और परसेंटेज को 2 से नीचे 2 जीरो लगा दो, 3 से गुणा करो, 16 3 48 7 21 हासिल 2 8 24 25 26, 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, तो इस तो टोटल 26 रुपये यहाँ गए, 1220 यहाँ गए। और ऐसे मत रखना कि मैं एग्जैक्ट वैल्यू ला रहा हूँ, नहीं, मैं यहाँ से 0.2 भी हटा रहा हूँ, मैं ऑप्शन के आसपास की वैल्यू ला रहा हूँ,
मैं ऑप्शन के आसपास की वैल्यू ला रहा हूँ, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। क्योंकि ऑप्शन जो ऑप्शन दे रखे हैं ना क्वेश्चन में, वो थोड़े थोड़े तो दूर दूर है, कम से कम 10 का तो अंतर है। इतने भी पास नहीं दे रखे कि अपने को एग्जैक्ट वैल्यू करके टाइम वेस्ट करना पड़े। तो इन दोनों को जोड़ दो, 8 8 और 3.642 जो अपना ब्याज आया ना वो 1246.38, इसके आसपास, 2 कम 2 ज्यादा, 3 कम 3 ज्यादा, बस इससे ज्यादा नहीं जाना। क्योंकि हमने 0.02 की वैल्यू छोड़ी है, बाकी सब काउंट कर ली। तो 1246 के आसपास की वैल्यू देख लो ऑप्शन में, 1246 के आसपास की वैल्यू। ऑप्शन नंबर केवल 2 ही है, 1 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। क्यों? इसमें डिफरेंस लगभग, एक ऑप्शन देखे तो 1246 में लगभग 19 का फर्क है, यहाँ 10 का फर्क है, यहाँ भी 10 का फर्क है। ऑप्शन नंबर 2 सही होने वाला है। नेक्स्ट बढ़े आगे की ओर। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जो 12 8 75 15 से विभाज्य हो जाए। अब देखो ऑप्शन से बताता हूं मैं। किसी एक संख्या उठा लो, मान लो 75 उठा लिया, 75 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुणा में 3 लिख सकते हैं। तो जो संख्या है ऑप्शन है वो 3 से भाग जा रहे हैं। 3 से कौन कौन सा कट रहा है, एक ऑप्शन नहीं कट रहा। 4 5 11, 3 से भाग करने का मतलब पता है, 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो संख्या है उसके सभी अंकों का योग 3 से भाग कट रहा है ना, तो वो संख्या भी 3 से भाग कटेगी। जैसे जैसे मान लो 123 है, 3 का भाज्यता का नियम कहता है कि तीनों संख्या जो संख्या है ना उसके सभी डिजिट को जोड़ लो, अंकों को जोड़ लो, 3 2 5 1 6, जो डिजिट का योग 6 3 से कट रहा है, तो वो टोटल संख्या भी है 123, वो 3 से कटेगी। इसी प्रकार से है, जोड़ो 6 5 11 12 13, ये भी 3 से नहीं कट रही। 9 से 15 ये 3 से कट रही है, 6 ये 3 से कट रही है। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है, अब अपने पास किसी और को उठा लो। 8 है, 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट, यहाँ पे 3 ही दे रखे हैं। 8 की कौन से कट रहा है, 690 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा। ऑप्शन नंबर केवल 4 ही है जो 8 से कट सकता है। अपन ने कुछ नहीं करा, केवल ये उठा के एजम्पशन करा है, अप्रोक्स वैल्यू के हिसाब से ऑप्शन देखा है कि कौन कौन सा 3 से कट रहा है। ये नहीं कट रहा, पहला नहीं कट रहा, दूसरा नहीं कट रहा, तीसरा चौथा 3 से कट रहा है। तो अगर 3 से कट रहा है, 3 फेल हो गया, फेल तो कहाँ है, 50-50 कौन बनेगा, करोड़पति वाला सिस्टम हो गया। 50-50 2 एलिमिनेट, बचे कितने, 2 बच गए, तीसरा चौथा। तो किसी एक संख्या को उठा लो, 8 से उठा लो, 8 से देख लो कि कौन सा कट रहा है। ठीक है, और वैसे मैं बता देता हूं कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम ले लो, पूरा बता देता हूं कैसे करेंगे। एलसीएम ले लो, बड़ा वाला ले लो, 75 15 75 में आ रहा है ना, 15 5 75 होता है। 8 नहीं आ रहा, 8 से और कर दो। अब देखो 8 इसमें आ गया, ये तीनों संख्या है कि 12 लेना है, 12 में 4 गुणा 3 होता है, 4 8 में आ गया, 3 75 में आ गया। तो इसको कुछ नहीं करना, केवल अपने को गुणा करना, 8 5 40 हासिल 4, 8 7 56 और 4 60, यही तो है अपने पास ऑप्शन नंबर 4। चलो आगे की ओर, आगे की ओर। कोई सेल है, उसके दौरान राघव है 28 अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 25% की छूट पर और 75 अंकित मूल्य के एक पेन को 16% की छूट पर खरीदा। सेल के दौरान उसे कितनी बचत हुई, सेल लगी उस पर डिस्काउंट हुआ तो ही राघव को बचत हुई। अगर सेल ही नहीं लगती तो डिस्काउंट कहाँ से होता है, तो राघव को पूरा पेमेंट करना पड़ता। ठीक है, तो हुआ क्या, हुआ ये कि छूट मिली तो बचत हुई। तो छूट कितनी मिली, नोटबुक है, नोट BOO के बुक 28 की थी, उस पर छूट कितना 25% का मतलब 1/4 प्लस पेन PEN वो कितना का था, 75 का था, उस पर 16% की छूट। तो 16% को अगर फ्रैक्शन नहीं आती तो मेरी तरह नहीं आती तो ऐसे लिख लो, वैसे भैया मेरे को आती है। 28 में 4 का भाग देंगे 7 प्लस, अब काटा पीटी कर लो, 75 25 से काट लो, 25 या 75 25 चौक 100, 4 से फिर काट लो 4, तो 4 थी 12, 12 और 7 19, यही उसकी बचत हो गई 19। ऑप्शन नंबर 1 टिक लगाओ और कंप्यूटर में जैसे टाइम वेस्ट ना करते हुए ऐसे दबाते हैं ना क्लिक, वैसे बढ़ जाओ आगे क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन वैसे बताया था, a की पावर b बटे a की पावर c है, बेस सेम है तो घाते ऊपर जाके बड़ी वाली में से छोटी वाली कर दो, बड़ी वाली में से छोटी वाली नहीं करनी, जो ऊपर है ना उसमें से नीचे वाली घात है ना वो घटा देनी है। अगर गुणा में a b गुणा में a की पावर c है तो दोनों को जोड़ देंगे।
ये सर्ड इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट है। 30 की पावर -5 भाग में दे रखी है 30 की पावर 17 गुणा 30 की पावर -16। तभी में 30 दे रखे हैं, 30 नहीं दे रखे वो अलग बात थी। ठीक है, अभी 30 दे रखे हैं ये अलग बात है। इसलिए देखो 30 की पावर -5, अब ये भाग में ऊपर जाएगी तो -17 और इसको -16 जोड़ दो। 30 की पावर माइनस एक तरफ ले लो, सारे जोड़ दो, 17 और 16 33, 33 और 5 -38, तो 30 की पावर -38, ऑप्शन नंबर 3। टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्लिक करो, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नेक्स्ट, यहां दे रखा है कि दो समान लंबाई की ट्रेन है, वो एक ही दिशा में जा रही है, दोनों ट्रेनें, लंबाई इसकी भी एल है और दूसरी ट्रेन उसकी भी एल है। एक की स्पीड है 101 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की स्पीड है 71 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक ही, और ये तेज चलने वाली ट्रेन है। कैसे? क्योंकि स्पीड स्पीड ज्यादा है। और ये धीमी चलने वाली नीचे वाली, क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड कम है, 71 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्या बोल रहा है कि जो तेज गति से चलने वाली ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन जो धीमी गति से चल रही है ये वाली, इसको 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्रत्येक रेल की लंबाई याद करो। 101 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा 71, निकालना क्या है? ट्रेन की लंबाई, लंबाई हो दूरी हो, कैसे निकालेंगे? दोनों की लंबाई जोड़ दो तो 12 बराबर, क्यों? संभाल लंबाई की ट्रेन है तो एक की वैल्यू एक एल है, दूसरे की एल है, एल प्लस एल बराबर 12। लंबाई कॉन्सेप्ट वही, दूरी या लंबाई बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल कितनी है? 101 है, बट जो तेज चलती है उसकी 71 है, जो धीमी चलती है उसकी। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना हो गया? 101 में से 71 गए तो 30। अब देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और जो समय है वो सेकंड में दे रखा है। पूछ रहा है लंबाई, वो मीटर में पूछ रही है, तो इसी को जो किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसी को मीटर पर सेकंड में बदल दो। किससे गुणा कर दो? 5/18 से, इंटू टाइम से गुणा कर दो 18। 18 से 18 काट दो, 2 से 30, 30 का भाग दो 15, 2 में 30 में 2 का भाग दो 15, 15 को 5 से गुणा कर दो, 15 5 75 मीटर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बड़े आगे की ओर। नेक्स्ट, सेम कॉन्सेप्ट जो अभी पीछे करा था, केवल डाटा चेंज करा है, वही 12 लिख लो, बराबर दोनों का डिफरेंस करो, कितना होता है? 6 और 3 9, गुणा किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में गुणा बनाने के लिए 5/18, 56 से गुणा कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे? 9 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 28, 2 से इधर से काट दो 14, और 14 को 5 से गुणा कर दो, लो लंबाई है वो 70 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, जो ये क्वेश्चन है ना, अभी दोनों क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में 1 आ रहा है, किसी शिफ्ट में 2 आ रहा है, कॉन्सेप्ट वही है और जो करवा रहा हूँ वो भी सेम कॉन्सेप्ट वही है, नाम भी अनमोल ये रहता है सभी का। घंटे और जो ये है ना स्पीड, ये बदल रही है, बाकी जो यात्रा की लंबाई भी सेम पूछ रखी है। ऐसा क्या ऐसा लिखा हुआ होता है? अब देखो, समय बराबर क्या होता है? बराबर होता है दूरी बटे चाल। ऐसे मत बोल देना कि समय बराबर टाइम होता है। ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी अपन ने माना कि दूरी है वो डी है। अब बोल रहा है कि आधी दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और बाकी की आधी दूरी है ना वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो जो टोटल लंबाई है वो ज्ञात करनी है, ज्ञात करके डी की वैल्यू बता दो जो अपन ने मानी है डी, वरना यात्रा की लंबाई बता दो। तो समय दे रखा है 16 घंटे। पहली है दूरी, जो टोटल दूरी है वो डी, निकाल दे रखी है डी का आधा दूरी, तो d/2 गुणा में इसका जो चाल से भाग दे दो, प्लस नेक्स्ट भी आधी दूरी, चाल से भाग दे दो। चाल कितनी थी? 56। ठीक है, डी कॉमन ले लो, तो 1/72 को 2 से 144, प्लस 1/56 को 2 से 112, ये 112 है। एलसीएम ले लो, कैसे लेंगे? ऐसे लेंगे, बराबर में तो 16 था ही, एलसीएम ले लो डी। डी एलसीएम नहीं लेना, डी कॉमन लेना है। 144 गुणा में 156 दूना 112, दोनों को जोड़ो ऊपर जाके, तो 4 2 6,
14 और 11 25। ठीक है, 16 से काट दो कितनी बार, 16 बार। 16 इसको काट दो 9 बार। तो दो डी बचा है ना, वो 9 गुणा 112 बच गया। ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन में तो डिजिट है ना, यूनिट डिजिट, वो सभी की अलग अलग है। और अपने पास अगर इन दोनों को गुणा करें 9 दूनी 18, तो यूनिट डिजिट आने वाली है वो 8। 8 किस में है, केवल एक में ही है, बाकी में किसी में नहीं है। तो इसको गुणा करना है तो करो, नहीं ऑप्शन के टिक लगाओ, आगे बढ़ो, गुणा कर लो। 9 दूनी 18, हासिल 1, 11 नाम 99 और 1 100। ऑप्शन नंबर 1 दोनों करके बता दिए मैंने आपको। आए हैं समझ में? अगर समझ में आए हैं तो बढ़ो आगे की ओर। वही क्वेश्चन कि 11 का भाग दो, इसमें क्या जोड़े कि शेषफल है ना, जो संख्या है शेषफल, क्या जो संख्या है ना वो 11 से पूरी पूरी बार कट जाए, वही बेसिक से कर लो। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज नहीं हो गया आप, एक ही क्वेश्चन है। 11 7 77। ठीक है, 3 बच गया 36, 11 तिया 33, 3 बच गया 0 उतार लिया, 11 दूना 22, 8 बच गया 3 उतार लिया, 11 7 77। कितना बच गया, 6 बच गया, 9 उतार लिया, 11 चके 66। कितना बच गया, 3 बच गया। 3 में क्या जोड़े, क्या जोड़े, 8 जोड़ दो कि 11 से भाग हो जाए। अगर 3 शेषफल आ रहा है, इसमें अगर इस संख्या में 8 जोड़ेंगे ना तो ये पूरी पूरी संख्या 11 से भाग हो जाएगी। अपन ने ऐसे करा, शेषफल आया अपना 3, 3 में क्या जोड़ेंगे 11 से भाग हो जाए, तो 11 कब होगा, जब 3 में 8 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा ना। आगे की ओर बढ़ो। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3960 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करो। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। फ्रैक्शन वैल्यू बोल रहा हूं मैं बार बार, इसका मतलब भिन्न। कैसे, 50 है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, काटा पीटी कर दो, 50 एकम 50, 50 दूना 100। यही तो बोल रहा हूं मैं, सीधा लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को याद है इसलिए लिख रहा हूँ। 50% बढ़ गई, मतलब पहली संख्या 2 यूनिट थी तो अब 3 हो गई। इसकी 3 की वैल्यू दे रखी है 3960। कितने गुना है, 1320। तो इसको 1320 से गुणा कर दो तो 2640 जो संख्या होने वाली है वो 2640। क्यों? क्योंकि शुरुआती संख्या ही पूछ रही है पढ़ने को, 2640। नेक्स्ट, एक बेईमान दुकानदार विक्रेता का दावा है कि वह सामानों को उनके क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन करता क्या है, 1000 ग्राम की जगह केवल अपने को 652 ग्राम ही दे रहा है। तो लाभ उठा रहा है वो, कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे। माना कि 100 रुपए की कोई वस्तु वो ले आया, 1000 ग्राम 100 रुपए में ले आया, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, कैसे, 100 रुपए लगे उसके, 1000 ग्राम वो खुद ले आया। अब क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं तो क्रय मूल्य पे जितने पे लाया हूँ 100 रुपए उतने पे बेच रहा हूँ, लेकिन बेच वो 1000 ग्राम नहीं दे रहा अपने को, 100 रुपए में कितनी दे रहा है, केवल 652 ग्राम ही दे रहा है, बेईमानी कर रहा है अपने साथ। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया और इसका सेलिंग प्राइस हो गया। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जो इनकी क्वांटिटी है ना ग्राम में, उसको बराबर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लाभ होता है ना वो अपने रुपयों पे होता है, इस पे लाभ निकाल सकते हैं अपन, लाभ रुपयों पे निकलेगा। तो इसको बराबर करने के लिए इसको तो 652 से गुणा कर दो, 652 से, और इसको कर दो 1000 से गुणा, 1000 से गुणा, तो ये बराबर होगी वैल्यू 652। भी लास्ट में 3 जीरो, इसके भी 652 लास्ट में 3 जीरो, तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई। अपने को प्रॉफिट परसेंटेज इस पे निकालना है, तो 652 गुणा 100, रेशियो, रेशियो में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि वैल्यू रुपए में तो निकालनी नहीं है अपने को, परसेंटेज में निकालनी है, परसेंटेज में वे रेशियो ले लेंगे। तो 100 गुणा में 3 जीरो, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, या 3 जीरो आएगी। ठीक है, यहाँ का कितना बच गया 652, यहाँ कितना बच गया 1000। कितना ज्यादा है 652 से, 348। लाभ किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 652 गुणा में 1 गुणा में 100। अगर कट रहा है तो काट लो, कट रहा है तो काट लो, 2 से कट रहा है,
17 दूना 34, 4 दूनी 8, 2 से कट रहा है कितना, 3 दूनी 6, 26 दूना 52, फिर 2 से और कट रहा है कितना, 8 दूनी 16 है, 8 दूनी 16 है और 7 दूनी 14, ये कितना कट रहा है, 16 दूना 32 और 3 दूनी 6, तो 87/163, 163 का भाग दे लो आप 8, 87 गुणा में 100 तो 8700, कितनी बार जा रहेगा, 5 बार, कैसे, 5 × 15, 80 1 16 पंजे 80 और 1 81, कितना बच गया 5, और यहाँ 6 में से 1 गया तो 5, 0 उतार लो, ठीक है। अब कितनी बार, 16 × 3 = 48, 3 बार, तो 3 × 3 = 9 और 16 × 3 = 48, 1, यहाँ कितना बच गया 4, 14 में से 8 गया तो 6, पॉइंट लगा दो, 0 उतार लो, 16 32, 16 × 3 = 48, 48 पूरी बार ये चला गया, पूरी बार नहीं जा रहा, फिर 10 में से 9 गए तो 1, यहाँ 60 12, फिर 0 उतार लो, तो 16 पंजे 80, आगे जाएगा 16 53.3 से आगे जाएगा, 53.3, एक ही तो दे रखा है ऑप्शन नंबर 1, ये भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, 53.3 तो एक ही तो दे रखा है, तो अपने को इतना ही करना है, आगे नहीं जाना। ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी अच्छा था क्वेश्चन, ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि सोचने लायक हो। क्रम मूल्य पे बेच रहा है, लेकिन जो बाट का यूज कर रहा है ना, तो तुला का, तोलने वाले का बाट का यूज, वो 1000 ग्राम की जगह 652 ग्राम वजन तोल रहा है, इसलिए उसको लाभ हो रहा है। रवि के पास दूध और पानी का अनुपात पानी का मिश्रण दे रखा है, मिल्क एंड वाटर, ये 1458 लीटर है, LTR। अब क्या बोल रहा है, इस मिश्रण में मिल्क और पानी वाटर का रेशियो 8:1 है। रवि को मिश्रण में कितना पानी मिलाए, वाटर कितना ऐड करे कि जो अनुपात है दूध पानी का वो 6:5 हो जावे, कितना पानी मिलाए कि अनुपात 6:5 हो जाए। दूध सेम है, केवल पानी ऐड कर रहा है, तो दूध को सेम करो, पहले दोनों को बराबर करो, दूध को दोनों रेशियो में दूध बराबर करो, तो इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो, 8 × 3 = 24, इसको 24 लाने से के लिए यहाँ से 4 से गुणा कर दो, 5 × 20, 6 × 24, तो दूध सेम हो गया, यहाँ पर भी 24 हो गया, यहाँ पर भी 24 यूनिट हो गया, और जो वाटर है वो कितना हो गया, 17 यूनिट हो गया, एड एक्स्ट्रा हो गया। तो इसकी वैल्यू 1458 किसकी वैल्यू है, ये है 24 × 3 = 27 की वैल्यू। अपने को चाहिए कितना पानी मिलाया, मतलब 17 यूनिट की वैल्यू, 27 से काट दो, 27 से कट रहा है तो नहीं, 9 से काट लो, अगर 27 से अपने समझ में नहीं आ रहा तो 9 से काट दो, 9 × 3 = 27, 9 × 1 = 9, 55, 9 × 6 = 54, 18, 9 दूनी 18, ठीक है, 3 से कट रहा है क्या, तो 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12, गुणा 17, 54 गुणा में 17, 17 × 4 = 68, हासिल 6, 17 × 5 = 85 और 6 = 91, 918 ऑप्शन नंबर 1 आया समझ में। जैसे मिल्क और वाटर, दूध और पानी का मिश्रण का योग दे रखा है 1458 लीटर, बाद में इनका जो अनुपात भी दे रखा है कि दूध का अनुपात 8:1 है, इस अनुपात में कितना पानी मिलाया जाए कि जो अनुपात है ना वो 6:5 हो जाए, तो दूध को बराबर कर लेते हैं, कैसे, इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 4 से गुणा तो कर दो, तो दोनों तरफ दूध का अनुपात 24 हो गया, क्यों, क्योंकि दूध तो जैसा था ना पहले वैसा ही था, उससे कोई छेड़खानी नहीं करी गई है, केवल क्या करा गया है, पानी एक्स्ट्रा मिला गया है, कितना मिलाया गया, 17 यूनिट। जो अपने पास 1458 थी ना, ये किसकी वैल्यू है, 27 की वैल्यू, 24 और 3 27 की वैल्यू निकालनी, कितनी की है, 17 की वैल्यू, ये वैल्यू यूनिट में है, यूनिट यूनिट यूनिट, तो यूनिट से यूनिट कट गया ना, इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ उन चीज़ों को, ये तो आपको भी पता होगी। अब दे रखा है कि एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें वैल्यू वैल्यू अलग अलग दे रखी है, वाई की वैल्यू पूछ रहा है, कैसे करेंगे, 19 गुणा में 8 गुणा में 940, भाग में क्या दे रखा है, 2209 का अंडरूट निकालो, कैसे निकालेंगे, मैंने अभी बताया था, पहले भी बताया था सभी शिफ्टों में, कि जो 9 है ना लास्ट में, दो 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 अंकों को पकड़ो, 0 9 आ रहा है, इसमें से एक को उठाओ 9,
कब आ सकता है? या तो आप 3 का स्क्वायर करो तो 9 आ सकता है, या 7 का स्क्वायर करो तो 9 आ सकता है यूनिट डिजिट। 3 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा 9 आ गया, 7 का करेंगे तो 49 आ गया, 49, उसमें भी यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। ठीक है, दोनों को उठा लिया अपन ने, 3 और 7 लिख लिए। लास्ट के 2 डिजिट काट दो, बच क्या रहा है? 22। जो 22 है ना, वो किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आ रहा है? ये तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों संख्याओं के बीच में आ रहा है 22। अब इन दोनों में से छोटी है ना, वो लिख लो है आप यहाँ पे। छोटी क्या है? 4 है, दोनों जगह लिख लो 4 4। अब अपने पास दो संख्या आ गई, 43 43, 47 47। क्या ले? दोनों में से क्या ले कि ये स्क्वायर इसके परफेक्ट हो जाए, कि 2209 इसका वर्गमूल हो जाए? अब देखो क्या ले, दोनों को गुणा करो, 4 को और 5 को गुणा करो, क्या हो गया? 20। जो इनका गुणनफल आया ना, वो इस संख्या से छोटा है, मतलब जो 22 है ना, वो इस संख्या से बड़ी है। कंफ्यूज हो गए? आप एक ही रख लो कि जो 22 है ना, वो दोनों के गुणनफल से बड़ी है, तो बड़ी वाली रख लो, छोटी वाली काट दो, मतलब इसका वर्गमूल आने वाला है 47। ठीक है, अब इसको भाग काट दो, 47 से 20 बार जा रहा है। ठीक है, 19 को 8 से भाग करो, 19 152, 152 को 20 से गुणा करो, तो 0 4 और 15 दूना 30, इसमें से आप 557 घटा दो तो y के बराबर आ जाएगा। घटाओ, 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ कितने बच गए? 13, 13 में से 5 गए तो 8, यहाँ कितने बच गए? 9, 9 में से 5 गए तो 4, यहाँ 2। 2483 है क्या कहीं पे? ऑप्शन नंबर 1 पे ही है 2483। अपने को दूसरे तीसरे पे जाना ही नहीं है। देखो कितना आसान हो गया। यही तो है रामचंद्र सर का कमाल, आसान। किस लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है 492 और दुकानदार वस्तु की खरीद पर 30% की छूट देता है। 30% की छूट भी दे दिया, उस पर 22% का लाभ भी हो गया उसको। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है इसलिए हो गया। वस्तु का क्रम मूल्य पूछ रहा है। देखो, ये छोड़ो, अभी अंकित मूल्य बाद में रख लेंगे। 100 यूनिट 100x अंकित मूल्य है, एमआरपी अंकित मूल्य 100x है। अब क्या बोल रहा है? इस पर 39% की छूट दे दी, मतलब जो इसका सेलिंग प्राइस हो गया ना छूट देने के बाद, वो 100x का 39% छूट दे दी। बचा कितना? 61%। तो 61/100 लिख सकते हैं ना, अपने को लिख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि इस पर 22% का लाभ भी हो रहा है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस हो गई, लाभ कॉस्ट प्राइस पे भी होता है। लाभ तो कॉस्ट प्राइस मतलब क्रम मूल्य पे ही तो होगा, तो इसकी वैल्यू निकलेगी, वो क्रम मूल्य ही तो आएगी। 100 से 100 काट दो तो 61x सेलिंग प्राइस। अब जो 61 क्या बोल रहा है कि इस पर लाभ कमा रहा है कितना? 22% का। तो 61x किसकी वैल्यू है? 122 की वैल्यू। कॉस्ट प्राइस कब आएगा? 100 पे। काटा पेटी कर दो, 61 से 2 बारी, 100x में 2 का भाग दोगे तो जो कॉस्ट प्राइस क्रम मूल्य आ गया वो आ गया 50x, सेलिंग प्राइस 61x, एमआरपी मतलब वो जो अंकित मूल्य है वो 100x। क्रम मूल्य पूछ रहा है तो 492। अब रुपए में आ जाओ, 492 में किसकी वैल्यू है? 100x की। ठीक है, अपने को चाहिए कितना? 50x की वैल्यू चाहिए। क्रम मूल्य 50x ही तो है। काटा पीटी मचा दो, गदर मचा दो। 50 से 2 बार कट गया, इसमें 2 का भाग दे दो 2 और 46। 92 में 2 का भाग दोगे तो 46, 246 ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, बड़े आगे की ओर। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या कहता है कि रघु अपने स्कूल में आयोजित 4 क्रमागत टेस्ट हो रहे हैं, उसमें उसमें नंबर ला रहा है क्या? 34, 43, 21 और 28 अंक प्राप्त किए। उसका औसत 30 करने के लिए उसे 5वें टेस्ट में कितने अंक प्राप्त करने होंगे? इनको सभी को जोड़ दो। औसत कैसे निकालेंगे? राशियों का योग बटे संख्या, तो टोटल जोड़ करो ना आप इसका। 34, 43, 21 और 28 का जोड़ करो। 4 3 7 और 1 8, 8 8 16 हासिल 1। 4 3 7 2 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 126 में 5वें टेस्ट में मान लो अक्स अंक आ रहे हैं। टोटल कितने हो गए? 5 बराबर एवरेज 30। ठीक है, 5 को इधर ले जाओ तो 126 प्लस एक्स बराबर 150। 5 गुणा में 30, 150 ही तो होता है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 150 में से 126 घटे तो 24। तो 5वें टेस्ट में उसे 24 अंक लाने होंगे, तो इसका एवरेज 30 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक पाई चार्ट दे रखा है, अच्छा वाला सा बना रखा है, मैंने हाथों से बनाया, देख कैसे लगा आपको? कमेंट में बताना कि पाई चार्ट
कैसा लगा? कोई पाई चार्ट दे रखा है, अवलोकन करना है और प्रश्न का उत्तर देना है। सप्ताह के अलग अलग दिन, कैसे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे यानी शनिवार। वस्तु की बिक्री को दर्शाता है। बुधवार को, बुधवार का है ये वाला, वेडनेसडे मतलब ये वाला। बुधवार को बिक्री से केंद्र पर बना कोण क्या होगा डिग्री में? ये डिग्री है 40 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 300, 300 नहीं 30 डिग्री। सभी को जोड़ो इनको, 180 और 90, 270, 270 और 120, 270, 120, 390। 390 में आप 80 जोड़ोगे तो 470, 470 में 60 जोड़ोगे तो 530, 530 में से आप 50 जोड़ोगे तो 580, 580 हो गए। उसमें 140 जोड़ोगे तो 0, 2 और 5 1 6 1 720। मतलब जो टोटल जोड़ आ रहा है ना वो 720 का आ रहा है। चारों तरफ का योग होता है वो, एक सर्कल का चारों तरफ का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, अपने को लेना क्या? बुधवार को, बुधवार को 80 है, 720 की वैल्यू कितनी आ रही है? 360। ठीक है, मतलब डिग्री में वैल्यू रखेंगे तो 360 और है कितना? 80। तो 720 का आधा ही तो हो रहा है 360, तो 80 का आधा कितना हो गया? 40 डिग्री। 40 डिग्री ऑप्शन नंबर 1। समझ में नहीं आया ऐसे तो मैं देखो दूसरा वैसे बेसिक से करके बता देता हूँ। अरे क्या हो गया, दोबारा ले आते। आ गया ना, जादू है ये, दोबारा वापस आता है। 720 की वैल्यू 360, तो एक की वैल्यू 360 बटे 720 मतलब आधा। चाहिए अपने को 80 वैल्यू, 80 से गुणा कर दो तो 40। बस, सिंपल, बहुत इजी सा। नेक्स्ट, चलो हो गया आज के लिए पूरा। जो 35 क्वेश्चन थे खतरनाक तरीके से सोल्व करवा दिए मैंने आपको। आए समझ में आपको? अगर समझ में आया हो, आपके अच्छे से आया हो, बहुत अच्छे से आया हो, या इसी से भी अच्छे से आया हो तो कमेंट में बता दिया करो आप। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दिया करो। जो आगे है इससे अगली वाली जो शिफ्ट हुई थी, थर्ड शिफ्ट, उसका पेपर होने वाला है आपके पास, सामने सॉल्यूशन आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। थर्ड शिफ्ट नहीं, इसके आगे वाले जो भी पेपर हुए ना, टोटल 15 शिफ्ट हो गए, सभी आने वाले हैं। अभी 3 4 शिफ्ट ही करवाई है आपके सामने, सभी का सॉल्यूशन आने वाला है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो को शेयर कर देना, अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट भी कर देना। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वाली नई वीडियो में। ओके, ठीक है, धन्यवाद।